शांत होंगे? देखिए, आज से आप लोग का हिस्ट्री का क्लासेस शुरू हो रहा है और आपके टॉपिक जो शुरू हो रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आवाज़ जा रही पीछे तक मेरी आप लोग के पास? बिल्कुल नहीं आ रही? बताइएगा, नहीं तो फिर ले आइए भाई। इतना भी स्लो नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को जैसे सब करने देना खिचड़ी करनी जब इतना जोर बैठेंगे तो कैसे सुनाई देगा कौन में अरे यार लाइट नहीं है अब आपको सुनाई दे रहा है आप लोग को? तो आज आपका हिस्ट्री का क्लासेस है जो आज से ओपन हो रहा है और हिस्ट्री में जो आज आपके क्लासेस ओपन हो रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपके आए यूरोपियन, यानी भारत में यूरोपियंस का आगमन। ठीक, आप इस टॉपिक में 4 पढ़ेंगे, पुर्तगालीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ठीक है, बैठ जाए। ठीक है, पुर्तगाल, बहुत ही बेहतर नहीं बनाया लेकिन समझ नहीं सके आप। सही बढ़िया है कोई नहीं। अगर इसमें मैप आ जाए तो आप कर दो। आइए सर यहाँ से आप कोई भी है आओ जिसे पता हो। तेज है तेज है तेज देखो समाज कर दीजिए। हमारे से सवाल है हमारे से सवाल है आज आपका जो टॉपिक्स है वो है पुर्तगालीज। लेकिन पहले तो बात होती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना समझना ये बहुत कठिन है, आप लोग भी सोचते होंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। समझने की फिर जहाँ तक बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कितनी जल्दी हम समझ लें उसे, लेकिन आप हिस्ट्री को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उस दौर के समय में अपने आप को इंक्लूड ना कर लें। यानी आपको वहाँ मौजूद होना पड़ेगा। आप 2025 में बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि आप 1600 ईस्वी में बैठ जाएं,
आपको उस टॉपिक को समझने के लिए अपने आप को वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। यस सर। आपको भी उनमें से एक बनना पड़ेगा, ठीक है। हम हिस्ट्री को केवल रटने का एक विषय मानते हैं, किसे रट लिया जाए, ईयर्स रट लिया जाए, प्रॉब्लम्स ईयर्स में होती है कि इतने साल हैं कैसे याद होंगे। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में अपने आप को इंक्लूड करेंगे तभी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, वरना आप उसे पढ़ते रहिए। हिस्ट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारी ये है बेसिक। मॉडर्न हिस्ट्री की जहाँ तक बात होती है तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो शुरुआत होती है वो होती है कि यूरोपियंस का आगमन भारत में, और यूरोपियंस का आगमन आपका माना जाता है कि 1698 ईस्वी, ओके, पुर्तगालीज वास्को डी गामा जो भारत आए 1498 मिस्टेक, सॉरी, ओके, वास्को डी गामा। मैक्यूअल फर्स्ट जो पुर्तगाली शासक है, और इससे पहले आप चले जाएं तो आखिर पुर्तगालियों को क्या आवश्यकता पड़ी दूसरे देशों की खोज के लिए? ट्रेड, पहले तो ये समझना पड़ेगा, ट्रेड, व्यापार। उनके पास ऐसी क्या चीज आ गई कि व्यापार करना जरूरी हो गया? आधुनिकरण, एक्स्ट्रा कोई सिस्टम तो आया होगा ना सर, उनके सबसे पास। पहले कच्चा माल जरूरत सर, अभी कच्चे माल की बात ही तो नहीं की। प्रोडक्शन बढ़ गया था तो उनको प्रोडक्शन को किसी दूसरे देश में करने के कुछ लिए कुछ खोज तो हुई होगी ना उनके पास, सर उनकी कुछ ऐसी चीजें तो आई होंगी ना उनके पास कि उन्हें जरूरत पड़ गई ना आधुनिक और देशों की। टेक्नोलॉजी। बोले आप लोग, जरूरत पड़ी ना, यानी उनके पास कुछ ऐसी चीजें बनी या बनाने की जरूरत पड़ी जिनके लिए उन्हें ऐसे राष्ट्रों की जरूरत है जहां पे वो अपनी चीजों को बेच सके और वहां से कच्चे वस्तुओं को ला सके, ठीक है ना। तो मैक्यूअल फर्स्ट जो पुर्तगाली शासक है उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं जो इस क्षेत्र में हैं, नाविक, एक्चुअली पुर्तगाल को आप देखेंगे, ये है पुर्तगाल, एटलांटिक सी, ये है पुर्तगाल, ओके, ठीक। और आपका इंडिया, आप देखें कितनी दूरी है यहां से यहां तक पहुंचने में, सॉरी, यहां से पहुंचने में कितनी दूरी है यहां तक, यानी पूरा का पूरा ये और हिंद महासागर, यहां तक आपको पहुंचना है। लेकिन हमें जरूरत है नए देशों की कि हम अपनी वस्तुओं को वहां खपा सकें, क्योंकि ये राष्ट्र व्यापारिक राष्ट्र है, इसके यहाँ वस्तुएं बन रही हैं और उन वस्तुओं को क्या करना है, मुझे आगे भेजना है। तो मैक्यूअल फर्स्ट ने क्या किया, वास्को डी गामा जो नवयुवक है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मैक्यूअल ने उस पर भरोसा किया है कि वो कर सकता है। बिना भरोसे के काम नहीं होता बेटा। आप हिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ डालेंगी, मेडिवल से मॉडर्न, एंशियंट, जो भी आप पढ़ डालेंगी, जितनी भी चीज़ें हुई बिना भरोसे के नहीं हुई, कोई जरूरत नहीं। आवाज़ आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। रख दीजिए, मैं जरूरत होगी तो लूँगा। वास्को डी गामा जो चला है लिस्बन से एक नए राष्ट्र की खोज की, गूगल पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां से वो चला है एक नए राष्ट्र की खोज के लिए। अब प्रॉब्लम ये है, यहां से भी आ सकता है वो, बात आप ये भी कर सकते हो ना कि वो यहां से भी आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अरब देशों, अरब कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक, रेगिस्तान, पहाड़, और आप ये जानते हैं कि 1200 ईस्वी में अरब भारत आ चुके हैं, और ये जिस समय की बात हो रही है उस समय भारत में मुगलों का शासन, ठीक है, और मुगलों का एम्पायर पूरा का पूरा, यानी साउथ के हिस्सों को कुछ छोड़ दें तो पूरे भारत पे और अफगानिस्तान तक मुगलों का शासन। वास्को डी गामा जो चला है, यहाँ आता है केप ऑफ होप, एक जगह है साउथ अफ्रीका में,
ठीक है। केप ऑफ गुड होप उस जगह का नाम है, वो समुद्र के किनारे की। सर यहाँ से पेन निकाल लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो एरो दिख रहा है, एरो इधर इधर नीचे एनजी के ऊपर, ये जो हाँ एनजी लिखा है उसके ऊपर एरो लिखा है, वो इधर पेन लिखा है, हाँ वो निकाल लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। बस आ गया सर, ये यहाँ जो पेन दिया है ना, इधर पेन लिखा है। अब स्केलर से आप ड्रॉ करिए, दिक्कत नहीं होगी। स्केलर ले लीजिए, स्केलर ले लीजिए सर। अच्छा डिलीट, ये नहीं हटेगा अब, ये हाँ कुछ हो गया उसी पे ना, तो हटेगा नहीं। ओके ओके चलिए। पुर्तगाल मतलब अफ्रीका, अफ्रीका से केनिया सोमालिया होते हुए वो कोचिन पहुंचा। कोचिन, ओके। कोचिन में वो जहाँ पहुंचा है, उस स्थान का नाम है कप्पल डाबो, ठीक है। कप्पल डाबो वो जिस स्थान पे पहुंचा है, वास्को डी गामा कोचिन पहुंचता है और वहाँ के हिंदू शासक ज़ैमुरीन उसका स्वागत करता है, ठीक। तो ये बता सकता है ज़ैमुरीन किस वंश का है? बोलिए। आगे कोई भी बोलिए। नेदी रिज्यू, अब आप कहेंगे नेदी रिज्यू, ये उसके गांव का नाम है जहां उसका जन्म हुआ। साउथ में आप देखिएगा, साउथ में स्थितियाँ क्या है कि लोग अपने गांव का नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। साउथ में जो भी है वहाँ लोग आज भी लोग अपने पिता परदादा और गांव का नाम भी ऐड करते हैं। तो उसके वंश कौन सा है? जहाँ उसका बॉर्न हुआ, जहाँ वह पैदा हुआ, ठीक। ज़ैमुरीन ने उसका स्वागत किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पुर्तगालियों के लिए कि अरब व्यापारी पहले से ही यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि कोई नया आ जाए उसी व्यापार के लिए, तो अगले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अरबों के लिए एक समस्या हो गई कि एक नया प्रतिद्वंदी आ गया और अरबों ने क्या किया? इसका विरोध किया ज़ैमुरीन से। और ज़ैमुरीन भी उनका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत सालों से कर रहे थे। मुगल्स हैं भारत पे, मुगल भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हैं अरबों से, इसलिए ज़ैमुरीन ये नहीं कर सका कि पुर्तगालियों को एक कोई जगह दे जिससे वो अपने व्यापार को कर सके। उसने क्या किया? वास्को डी गामा खातिरबाती की, लेकिन उसको आश्वासन ये नहीं दिया कि मैं अपने क्षेत्र में आपको व्यापार के लिए कुछ दे सकता हूँ। क्या हुआ? उपहार दिया उसे। उपहार में क्या दिया? एनीबॉडी, कोई भी? वेरी गुड। मसाले और जड़ी बूटी। पूरा का पूरा जो आप पुर्तगालिश, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश पढ़ेंगे 2 या 3 दिन, जो भी टॉपिक्स है, उसमें पूरी की पूरी कहानी यही है। व्यापार, और व्यापार किसका? मसाले और, यानी वास्को डी गामा एक ऐसी चीज पाया जो यूरोप में किसी ने अभी तक देखा ही, काला सोना। क्या? वेरी गुड, काली मिर्च, जिसे यूरोप में काला सोना कहा गया।
एक ऐसी वस्तु उसने पाई जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, हल्दी और भी मसाले, लौंग, इलायची, ये तमाम मसाले जो है उपहार स्वरूप ज़ैमोरिन ने किसे दिया? वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा उसे लेकर अपने देश लौट गया, यानी वह लिस्बन पहुंचा। आप इमेजिन कीजिए, जितना आने में उसका खर्च हुआ और जितना जाने में उसका खर्च हुआ, इन खर्चों को निकालने के बाद जो उपहार उसे मिला था उसको उसने 60 गुना में बेचा। 60 गुना। आप इसको इमेजिन कीजिए कि वो लेकर क्या गया। आप ये सोचोगे मसाले, लेकिन उसका आय और व्यय, ये है उसका समय आने का, पहुंचने का, ठीक है ना, और ये जाने का। आप परिस्थितियों को समझिए कि एक व्यक्ति जो व्यापारिक केंद्र की खोज में आया है कि एक नवीन जगह मिलेगी, मेरे राष्ट्र में जो भी चीज़ें बनती हैं मैं वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करूँगा और वहाँ से जो कच्ची वस्तुएं मिले उसको मैं अपने देश में ले जाऊँगा। वो ले क्या गया? मसाले और जड़ी बूटियाँ। और जितना भी उसने व्यय किया, जितना भी उसने खर्चा किया आने और जाने में, उसको निकालने के बाद उसे शुद्ध लाभ हुआ 60 गुना। आप इमेजिन कीजिए 60 गुना, यानी मैं एक ऐसी वस्तु ले गया हूं जिसको बेचकर मैं 60 गुना कमा सकता हूं। आज भी कुछ ऐसा है, बहुत मुश्किल से है, आज भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा दौर है कि एक व्यक्ति आया है और जो वस्तु ले गया है उसका 60 गुना उसने कमाया। 1500 ईस्वी का काल है और इस काल में अल्वारेस, पेट्रा अल्वारेस, पुर्तगालीस, ये नाविक है, पुर्तगाली नाविक, यह भारत आया सेम रूट से, इस उम्मीद से कि ज़ैमोरिन उसे वो चीज़ सुविधाएं दे देगा जो वास्को डी गामा पा ना सका। और देखिए क्रिएशन, उसने क्या सोचा कि उपहार दिया जाए ज़ैमोरिन को। तो ज़ैमोरिन को उपहार उसने क्या दिया? अरबी जहाज, यानी हिंद महासागर में जो अरब का जहाज था, जो व्यापारिक जहाज था, उसे पकड़कर उसने क्या किया? ज़ैमोरिन को उपहार स्वरूप दे दिया कि ये आपके लिए है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना है, ये उपहार है उसका। और वो उस उपहार से सोच रहा था ज़ैमोरिन प्रसन्न होगा और मुझे कुछ थोड़ा बहुत ही देगा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत कर लीजिए। लेकिन अरबों का दबाव बहुत व्यापक है, ज़ैमोरिन उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। 1503 का काल, वास्को डी गामा पुनः कोचीन पहुंचा। 1502 और 3, और उसने जो अपनी छवि क्रिएट की थी ज़ैमोरिन के सामने, ज़ैमोरिन उससे बहुत प्रभावित था। दक्षिण भारत के इतिहास को जब आप उस साल को पढ़िए तो वहाँ पे इतिहासकारों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि ज़ैमोरिन वास्को डी गामा के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। वह चाहता था कि उसे कुछ दिया जाए, लेकिन नहीं कर सका। 1502-3 स्थितियाँ बदल गई। वास्को डी गामा पहुंचा है कोचीन, ज़ैमोरिन से मुलाकात की और उसने ज़ैमोरिन से यह निवेदन किया कि उसे फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाए। 1503
कोची में पहली फैक्ट्री लगी पुर्तगालीस, और 1505 में कुन्नूर, यानी वर्तमान में आपका केरला, ठीक है, आप वर्तमान की बात करेंगे तो केरला। 2 फैक्ट्रियां लगी, एक कोची और दूसरा कुन्नूर में 1505 में, ठीक है। पुर्तगालीस गवर्नर्स या पुर्तगालीस नाविक जो भी आए, इतिहास में एक चीज़ बड़ी प्रमुख है इनके लिए कि कोई जीवित वापस अपने राष्ट्र नहीं गया। आप इतिहास में पढ़ें तो वास्को डी गामा की भी 1505 में मृत्यु हो गई, वापस नहीं जा पाया वो। ऐसे भी जितने गवर्नर्स आए उनकी स्थिति वही रही। ये इतिहास में बड़ा प्रमाणिक है, और इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है, ठीक है। तो 1505 ये था वास्को डी गामा का काम। इसको प्रश्न है सर, क्लीनर होगा इसी पेन पे एक बार और सिलेक्ट कीजिए, तो यहीं पर इरेजर दिया होगा। राइट नहीं है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इसमें नहीं है। यहाँ ये क्लीन है, क्लीन क्लीन। क्लीन सर। हाँ चलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ नहीं सर, देख जाऊँगा। माइंड हो गया। हाथ से अच्छे से लिखते, पेन से नहीं लिखते। इंग्लिश से हो नहीं पा रहा ना आपका। यस सर। पेन से होने अच्छा तो पेन से वही लिखता है इसी से? हाँ। ठीक है। पुर्तगालीस फर्स्ट गवर्नर, यानी प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509 ये काल है उसका भारत में। कोचीन, और कुन्नूर में जो फैक्ट्रियां लगाई, ये उनका गवर्नर बन के आया, ठीक है। यानी अगर पुर्तगालीस उन्नति का काल कहा जाए तो यहां से शुरुआत होती है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं, 4 वर्षों का कार्यकाल है उसका भारत में, लेकिन वह पुर्तगालियों को एक ऐसी परिस्थिति देकर गया कि पुर्तगालीस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। इसकी जो सबसे प्रमुख चीज़ की चर्चा होती है, जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछी जाती है, किसी भी एग्ज़ाम्स में हो कंपटीशन के, वो है शांत समुद्र की नीति, ब्लू वाटर नीति। मेन आपका है ब्लू वाटर नीति, जो आपको हर जगह मिलेगा। बहुत से इतिहासकार इसे शांत समुद्र की नीति कहते हैं। शांत समुद्र, समुद्र है, शांत का मतलब होता है ये स्थिति। आप इस स्थिति को समझिए, और समुद्र की स्थिति ये है। यहां शांत समुद्र की बात हो रही है, यानी समुद्र की लहरों को रोक देना। अभी आप इस चीज को छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस चीज की चर्चा करें, दोनों सेम बातें हैं। ब्लू वाटर, समुद्र का रंग नीला है। ब्लू वाटर कॉन्सेप्ट, ब्लू वाटर की नीति, शांत समुद्र की नीति। इतिहासकार कह रहे हैं कि अल्मेडा का यह मानना था कि समुद्र को शांत कर दिया जाए, लहरों को रोक देना। अब आप कॉन्सेप्ट में ये बातें हैं, लहरों को आप कैसे रोक सकते हैं? रास्ता बंद कर देगा आने जाने का वो। यहाँ पर अभी तो आने जाने की कोई बात ही नहीं है। आप जब किसी क्षेत्र पर आपका एकाधिकार हो जाए, बात को समझिएगा,
जब आपका किसी एक क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाए, यानी इस हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य पे जो भी आगे चर्चा होगी इसकी, अधिकार हो जाए, तब आप किसी को रोक सकते हैं यहाँ आने के लिए। अभी अधिकार नहीं हुआ है, अभी तो आप अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अल्मेडा कह रहा है कि शांत समुद्र की नीति पुर्तगालीज को अपनाना चाहिए, यानी समुद्र की लहरों को शांत कर देना। समुद्र की लहरों को शांत कर देना बड़ी मुश्किल काम है। ये समुद्र की लहरों को शांत करने की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि पुर्तगाली शक्ति समुद्र पर इतनी शक्तिशाली हो जाए कि कोई दूसरा टिक ही ना सके। लहरों को शांत करने का उसका तात्पर्य यही कि आप समुद्र पर इतने शक्तिशाली हो जाइए कि कोई आपका विरोध करने वाला ही ना रहे। शांत समुद्र की नीति यही है, और लहरों का तात्पर्य उसका ये है कि ये लहरें आप ही उठा सकें, कोई दूसरा ना। जैसे समुद्र अपनी बड़ी लहरों से दूसरे को डुबा देता है, उसी प्रकार पुर्तगालीज इतने शक्तिशाली हो जाए कि दूसरे को। तो शांत समुद्र की नीति ये थी उसकी, ब्लू वाटर नीति जिसे आप कहें। अल्मेडा का यह मानना था कि जब तक पुर्तगालीज समुद्र की शक्ति पर शक्तिशाली हैं, तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप समुद्र पे कमजोर हो गए तो आप समाप्त हो जाएंगे। बात को समझिए। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, भारत का इतिहास, तो हमारी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि हमने दुश्मन को हमेशा कमजोर समझा। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जब आप प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, जब आप प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, हड़प्पा के आगे आइए, मौर्य वंश से, यहीं से शुरुआत होती है। मौर्य, गुप्त वंश, सातवाहन, यानी ये तमाम पढ़ लीजिए। इनके सामने क्या चुनौतियां थी? साम्राज्य बहुत था, पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तिशाली शासक हुए, लेकिन जैसे ही कमजोर शासक आया, सत्ता समाप्त हो गई। आप पूरे भारत के इतिहास को पढ़ लीजिए। जैसे ही आपकी सत्ता कमजोर हुई, कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति आपको हटा के सत्ता पे बैठ गया। प्राचीन इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास जब आप पढ़ेंगे, यही आपको मिलेगा। एक भाई को दूसरे भाई ने हटाया, गद्दी पे बैठ गया। किसी मंत्री ने शासक की हत्या कर दी, वो शासक बन गया। तो आपके भारत के इतिहास में पूरा का पूरा षड्यंत्र है। मैं नहीं कहता यूरोप में नहीं है, यूरोप में भी है। ठीक है, जब आप यूरोप पढ़ते हैं, ये है पूरा का पूरा यूरोप, तो यूरोप का इतिहास सबसे विभक्त इतिहास है, सबसे डरावना इतिहास। ठीक है, इतिहासकार कहते थे कि जब यूरोप जागता था तो लाशें बिछ जाती थी, और जब यूरोप शांत होता था तो हर तरफ शांति होती थी। इटली, फ्रांस, जर्मनी, तीन प्रमुख। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी की देन है, जैसा इतिहास बताता है। समस्या यह है, हम कारणों में नहीं जाते, कोई भी कारणों में नहीं जाता। आप जब पुर्तगालीज की बात करते हो, पुर्तगालीज भारत आए तो आपने कहा कारण है, और आपने कारण बताया व्यापार। आपने बताया कि जो वस्तुएं उसके यहाँ बन रही हैं, उन वस्तुओं की खपत करनी है। यूरोप इतना बड़ा मार्केट नहीं है, ऐसा नहीं है यूरोप में वो अकेला है, और भी हैं। हॉलैंड, डच हॉलैंड है, डेनिश डेनमार्क, ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, ये सब कंपनियां हैं, सब व्यापार कर रही हैं। तो कुछ नई जगह चाहिए, नई जगह की खोज हो गई, प्रयास हुआ। वो प्रयास हुआ तो उस प्रयास में क्या हुआ, एक दिन कामयाबी मिली। ठीक है, पहली बार एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने व्यापार को छोड़कर राजनीति को भी प्रमुखता दी। आपको शक्तिशाली बनना है केवल समुद्र पे नहीं, आप जिस क्षेत्र में हैं वहां भी आपको शक्तिशाली बनना है। अल्मेडा इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर है कि क्या हम भारत में इस स्थिति को बना सकते हैं। प्रयास यहीं से शुरू है, क्या आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत की स्थिति को देख रहा है। अगर किसी एक शासक पे आक्रमण कीजिए तो दूसरा समर्थन नहीं कर रहा है। मध्यकालीन इतिहास आप पढ़िए, जब अरबों ने आक्रमण किया भारत पे तो एक शासक का दूसरे शासक ने समर्थन ही नहीं किया। स्थिति क्या हुई कि एक समाप्त हो गया तो दूसरे को भी उन्होंने। अरबों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि किसी को भी छोड़ना ही नहीं है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें मदद ही, इसीलिए भारत में समस्याएं आई। आप 1200 से मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1200, और 1200 से आप, इतना काल है आपका, ठीक है, क्योंकि दिल्ली को ही सत्ता का केंद्र माना जाता है। दिल्ली को ही सत्ता का केंद्र माना जा रहा है। अगर दिल्ली गया तो ये माना गया कि हम दूसरे के अधीन हो गए। तो स्थितियां क्या थी, इतने वर्षों का कार्यकाल है भारत का कि हम किसी के अधीन रहे। अब आप ये पूरा का पूरा काउंट कर लीजिए कितने साल हो गए, 700 साल, नियर अबाउट 700 साल, ठीक है। यानी इतने सालों तक, शायद इतिहास में इतने लंबे वर्षों तक का किसी भी देश का नहीं होगा, लेकिन हमारा है। और उसकी मूल समस्या यही है कि हमने अपना लाभ देखा, अपने पड़ोसी का नहीं। आज भी हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं पहले, आज भी हम समस्या में हैं। इस समस्या को ये समझ रहा है, इसके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र सर्वप्रथम। पुर्तगालीस पतन में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आई, लेकिन अभी इसके लिए राष्ट्र प्रथम है। और राष्ट्र प्रथम के लिए यानी अपनी परिस्थिति को और बेहतर करना है। कहाँ? आप हजारों किलोमीटर दूर किसी राष्ट्र में बैठे हैं और आपका बैकअप का मतलब होता है आपके पीछे समर्थन जो आएगा वो भी कई साल लग जाएंगे पहुंचने में। वास्को डी गामा के पहुंचने का कार्यकाल आपने देखा, उसे डेढ़ से 2 साल लग गए। यानी पुर्तगाली से अगर आपको कोई मदद पहुंचेगी तो वर्षों लग जाएंगे। आज तो फोन का जमाना है, आपने फोन उठाया आप कहीं भी बात कर लें, लेकिन यहाँ संदेश पहुंचने के लिए भी वर्षों का समय लग जाता था। तब तक यूरोप में कई युद्ध समाप्त भी हो गए, लड़े भी गए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि समय बहुत सीमित है, आप लार्ज में चीज़ों को नहीं ले जा सकते, आपको इसको जल्दी जल्दी करना है। और हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री में ये बताया कि अगर आप लार्ज में नहीं समझेंगे तो ये प्रॉब्लम है। आपको लार्ज में समझना ही पड़ेगा चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपको 100% करना है। अल्मेडा ने एक नया विचार दिया, राजनीतिक विचार, कि अगर यहाँ पे हम अपना केंद्र बना लें, अपनी व्यवस्था को यहाँ बना लें, तो यहाँ से यानी जिन वस्तुओं पर हमारा एकाधिकार अगर हो जाएगा तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अगर चीज़ें हमारी हो गई तो हमको किसी से मांगने की जरूरत है। उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लिए, यानी अब हमको धन नहीं लेना है, अब तो ये हमारा है, ठीक है। तो अल्मेडा ने एक विचार दिया और आने वाले जो गवर्नर्स थे पुर्तगाली, उन्होंने इसको क्या किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, ठीक। 1509 क्योंकि मैप आपका छोटा है
देखिए, ये आपका अरब कंट्रीज है और ये इजिप्ट यानी स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है। अल्मेडा का विचार था कि अगर इस फारस के क्षेत्र में इस पर एकाधिकार कर लिया जाए तो जो व्यापार यहाँ से होता है उस व्यापार पे भी अधिकार हो जाए। देखिए, अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाना हो। तो 1509 ईस्वी में मिस्र के साथ उसने एक युद्ध लड़ा, उसमें अल्मेडा को सफलता नहीं मिली और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, यानी 1509 एक प्रयास कि ये फारस के क्षेत्र में यानी स्वेज नहर के क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि किया जाए, यानी जो एक व्यापारिक व्यवस्था है उस पर रोक लगाई जाए जहां से अरबों का आगमन है या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का आगमन। ठीक है। अल्मेडा की मृत्यु के उपरांत 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगालीस गवर्नर बन के भारत आए। अब अल्बुकर्क जिसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसने एक विचार दिया, दूसरा व्यक्ति जिसने उस विचार को आगे बढ़ाया। अल्बुकर्क जिसने भारत की परिस्थिति को भली भांति समझा, उसने अध्ययन किया कि पुर्तगालीज व्यवस्था की वृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यापार है वो समुद्रिक व्यापार है और जिन क्षेत्रों की बात हो रही है, आपने कोचीन या कुन्नूर की जो बात हुई, ये बंदरगाह है उस काल के भी, ठीक है। ये सामुद्रिक क्षेत्र है जिनका बड़ा महत्व है। अल्बुकर्क जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा को अपने अधीन कर लिया। पंद्रह 1510 में गोवा को अधीन कर लिया। गोवा का महत्व आप समझिए, भारत के नक्शे में यानी आप केरला से ऊपर गोवा, यानी व्यावसायिक दृष्टि से गोवा का अपना महत्व है। अब गोवा पर पूर्ण प्रभुत्व हो गया किसका? पुर्तगालीस का। यानी एक केंद्र कोचीन और कुन्नूर है, लेकिन एक केंद्र हो गया गोवा। इसने क्या किया? इसने गोवा को पूर्णतः पुर्तगाली सांस्कृतिक केंद्र बना दिया, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र। यानी अब पूरा का पूरा फोकस उसका गोवा पे हो गया, ठीक। दमन एंड दीव, आप गुजरात के एरिया को देखिए, गुजरात और मुंबई यानी उस समय का बंबई, उसके मध्य में दो टापू जैसे क्षेत्र है, दमन एंड दीव। उसने द्वीप पर भी पुर्तगाली अधिकार कर दिया। कॉन्सेप्ट उसका क्लियर था, उन क्षेत्रों पर अधिकार करना है जो समुद्र से लगे हुए, ठीक है। दमन पर वह विजय नहीं हुआ, यानी दमन में उसको पराजय का सामना करना। अब आप इस क्षेत्र में आ जाइए, मलक्का। मलेशिया, इंडोनेशिया
और आपका सिंगापुर वर्तमान में। ठीक है, मलक्का। आज के क्षेत्र में इस क्षेत्र के जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो व्यापार होता है वो इसी मलक्का से होके होता है। इंडोनेशिया का प्रभुत्व है। और अल्बुकर्क ने क्या किया, मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। श्रीलंका, ठीक, यानी जो भी ऐसे पॉइंट्स जहां जहां से व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारिक क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यानी अगर किसी को भी आना है, किसी को भी व्यापार करना है तो बिना हमारी इजाजत से कोई व्यापार ना कर सके, यानी मुझसे इजाजत लेनी पड़े। अल्मेडा ने जो व्यवस्था बनाई ब्लू वाटर नीति कि आप समुद्र पे शक्तिशाली हो जाइए तो आपकी जीत सुनिश्चित रहेगी, अल्बुकर्क ने वही व्यवस्था अपनाई। यानी उन क्षेत्रों को जीतना जिन जिन क्षेत्रों से आप व्यापार कर सकते हैं। उसने जो पराजय थी उसको विजय में बदला और इस क्षेत्र पर भी पुर्तगालियों के प्रभाव में वृद्धि कर दी। स्थितियों में परिवर्तन देखिए क्या हो गया। स्थितियों में परिवर्तन ये हुआ कि प्रमुख प्रमुख स्थानों पर उसने पुर्तगालियों की विजय पताका लहराई और आप कहीं भी से भी एंगल किसी भी क्षेत्र से आप एंट्री ले रहे हो तो बिना पुर्तगालियों की इजाजत के आप उस क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकते। उसने अरबों की स्थिति को भी कमजोर किया और भारतीय क्षेत्रों में भी कर्नाटका, कोलकाता यानी इन क्षेत्रों में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। ये अल्बुकर्क का बहुत बड़ा देन था पुर्तगाली सत्ता के विस्तार में। यानी अल्मेडा ने जो स्वप्न देखा था उसका विस्तार अल्बुकर्क ने किया। ये व्यापक विस्तार है। यानी जो हमको चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाए। शांत समुद्र की नीति आप यहां समझेंगे इस चीज को। हमने उन सभी प्रमुख स्थानों पर अपना आधिपत्य कर लिया और समुद्र की लहरों को शांत कर दिया। समुद्र की लहरों को शांत करने का तात्पर्य है कि अपने विरोधियों को हमने दाखिल होने से रोक दिया। यानी पूरे व्यापार पर एकाधिकार, पूरे व्यापार पर। और व्यापार क्या है? मसाले और जड़ी बूटियां। क्योंकि याद रखें वो 60 गुना फायदा जो वास्को डी गामा ने यूरोप में ले जाके पुर्तगालियों को दिया है, वो 60 गुना फायदा कोई छोड़ना, खासकर पुर्तगाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। वो इस स्थिति को लाना ही नहीं चाहते कि कोई दूसरा इस क्षेत्र में आ सके। लेकिन स्थिति यही है, आप जब भी कमजोर होंगे कोई ना कोई दूसरा उसका लाभ उठाएगा। ठीक है ना? आप जब भी कमजोर हो जाएंगे, कभी ना कहीं कमजोरी आई है इनके मन। ठीक, चलिए। मलक्का, फारस की खाड़ी, सब पे अधिकार। मैंने आपको गोवा की स्थिति बताया ही। गोवा को उसने क्या किया? राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। यानी अब गोवा एक प्रमुख केंद्र हो गया। लेकिन केंद्र होने का मतलब ये नहीं है कि कोचीन हट गया। अभी भी कोचीन ही प्रमुख केंद्र है। लेकिन गोवा का विजय यानी एक क्षेत्र मिल गया, एक व्यापक क्षेत्र मिल गया, हमने जीत लिया। अब ये हमारा है।
बात को समझिए, ये वस्तु हमारी है और ये वस्तु किसी ने दी है, दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, पुर्तगालियों ने इसे विजिट किया है गोवा को, और कोचीन का वो क्षेत्र उन्हें दिया गया है ज़ैमोरिन द्वारा। दोनों में बड़ा फर्क है। यानी गोवा में अब उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उनका कल्चर है वो उसे अप्लाई कर सकते थे। यानी अपनी राजनीतिक जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी वो करना चाहे उसे वो कर सकते थे, क्योंकि ये क्षेत्र अब उनका हो गया। ठीक, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले उसने क्या किया? आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा आपके आगे के टॉपिक्स पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा समाज सुधार किया, क्या? सती प्रथा का अंत। लेकिन भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा वो अल्बुकर्क ने लगाया, गोवा में सबसे पहला। याद रखिएगा इस चीज को कि अगर ऑप्शंस में ये है तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय का जो क्षेत्र है वो है, लेकिन भारत के इतिहास में अगर सबसे पहले सती प्रथा पर किसी ने प्रतिबंध लगाया तो वो अल्बुकर्क था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, सती प्रथा पर रोक शिक्षा में, क्योंकि आप इस चीज को मानेंगे ही कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खराब था, क्योंकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम ने विश्व को बहुत कुछ दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी चर्चा हमेशा होती है, हमारा जो वैदिक ज्ञान था, धार्मिक ज्ञान, वो कहीं पिछड़ा नहीं था। अंग्रेजों का काल जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ती हैं मैकाले को। मैकाले का एक विचार था, उसका कहना था कि जो भारतीय ग्रंथ है यानी ज्ञान है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में कोने में रखी हुई किसी गंदी किताब से भी बेकार है। यानी जिस किताब को अंग्रेजों ने छोड़ दिया, भूल गए कि ये कुछ भी नहीं है, उससे भी हमारा ज्ञान बेकार है। लेकिन आप सोचे कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। हम अगर इतने ही मूर्ख हैं, हम इतने ही बेकार थे, तो हमारी एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो अंग्रेज या यूरोपीय कहते हैं ना कि हम तो कुछ थे ही नहीं, हम तो बेकार थे, बेकार में हम बन गए, हमारा तो कोई कल्चर ही नहीं था। आज इतने सालों बाद हमारे कल्चर को लोग अपना रहे हैं। कितना अंतर हो गया हमारी हिस्ट्री में। सिंधु घाटी सभ्यता, आप उस समय की सभ्यता, मिस्र की बेबीलोनियन सभ्यता, यानी सब सभ्यताओं में कहा जाए तो प्राचीनतम सभ्यता है। और कहा गया कि हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये चीजें आएंगी जब आपके चैप्टर में, तब सिंधु घाटी सभ्यता। और आज विश्व के लोग बड़े पढ़े लिखे, अगर मैकाले जैसे लोगों की बात को माने तो आज तक इसकी भाषा कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसकी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, सिंधु घाटी सभ्यता की। वो है क्या? बहुत से लोगों ने प्रयास किया, जितने यूरोपियंस आए, हिस्टोरियंस, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं पढ़ सका। और ये कहते हैं कि हम एजुकेशन में बेकार हैं, हमारी शिक्षा ही बेकार है। कम से कम इसने तो नहीं माना।
अल्बुकर्क ने ऐसा तो नहीं माना। हाँ, उसने प्रयास ये किया शिक्षा में सुधार हो, कुछ चीज़ों में सुधार हो, ठीक है। पुर्तगालीज कल्चर आया, संस्कृति। आज भी आप गोवा में जाएं तो पुर्तगालीज वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वही संस्कृति है। यानी जो भी इंडियंस हैं उन्होंने पुर्तगालीज कल्चर को आज भी अपनाया हुआ है। आज भी जो स्ट्रक्चर है वहाँ का वो भी पुर्तगालीज कल्चर है, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, ठीक। सती प्रथा का अंत हुआ, एजुकेशन में जो सुधार हो सकते थे उसने प्रयास किया, ठीक। पुर्तगालीज के लिए उसने क्या किया, पुर्तगालीज के लिए उसने ये अनिवार्य किया कि वो यहाँ की यानी भारत की महिलाओं से विवाह करें, ठीक है ना। पुर्तगालीज जो भी सैनिक हों, अधिकारी हों, जो भी हों, उनके लिए उसने एक व्यवस्था बनाई कि आप यहाँ की महिलाओं से विवाह करें। सर लेकिन केवल विधवा जो विडो होती थी उन्हीं को कहा जाता था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब अभी विडो की बात ही नहीं है। नहीं सर, क्योंकि वो कहते थे कि उनसे कोई विवाह नहीं करेगा तो इसलिए वो आपने मैंने क्या कहा, देखिए सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का कल्चर था ही क्या, यही तो कथा जो आप कह रहे हो। सती प्रथा का कल्चर ये था कि पति की मृत्यु के बाद पति के साथ जिंदा जल जाना, सती प्रथा कॉन्सेप्ट यही था। आप जो कह रही हो कि जो विधवा थे उनका विवाह, आपकी बात सही है, लेकिन केवल वही नहीं था, उसमें सब इंक्लूड है। इस चीज को रोका है तो उसने व्यवस्था भी बनाई है कि जो पुर्तगालीज पुरुष हैं वो क्या करें, विवाह। अब विवाह के लिए फिर आपको फिर जाना पड़ेगा, इस परिस्थिति को समझे। अब पुर्तगालीज एक राजनीतिक शक्ति हो गए, सत्ता आ गई है। गोवा जैसा एक क्षेत्र आ गया, गोवा, श्रीलंका, मलक्का यानी इंडोनेशिया का क्षेत्र, आपका गुजरात में दमन एंड दीव, ये क्षेत्र, ठीक है ना। इन क्षेत्रों पर अधिकार है, अब इसे छोड़ना नहीं है। छोड़ने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा व्यापार है वो समाप्त हो जाना। और पुर्तगालीज का केवल एक ही चीज है, व्यापार, दूसरा कुछ है ही नहीं। इधर की वस्तु उधर करना, ठीक, यानी इस क्षेत्र के वस्तु को ले जाके दूसरे क्षेत्र में मुनाफे पे बेच देना। तो अगर जिन क्षेत्रों पर हमने अधिकार जमाया है, अगर इन क्षेत्रों को मैं छोड़ दूं तो फिर मेरे लिए समस्या हो जाएगी। तो उसने ये व्यवस्था बनाई कि जब आपका परिवार हो जाएगा तो आप जाने को, भाई परिवार आपका कहाँ है, लिस्बन में, उतनी दूर, तो जाहिर सी बात है आपको याद तो आएगी। और आप ऐसे परिक्षेत्र में हैं जहां आप अपने परिवार को नहीं रख सकते, ये भी बात समझिए। आप जब मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मेडिकल हिस्ट्री में जब आप अरबों की बात पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां उनका परिवार है तो वो नहीं आए, वो भी आए। वहां की स्थिति दूसरी है। जो भी अरब इस रूप में आए कि हमें धन चाहिए, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि इस देश में चलना है, इसे लूटना है, फिर वापस चले जाना। लेकिन कुछ आए यहीं बस गए, तो उन्होंने क्या किया, वापस जाके वहां से महिलाओं से शादी करके यहाँ थोड़ी ना आएंगे। अगर विवाह ही करना है, परिवार को ही आगे बढ़ाना है, तो ये व्यवस्था तो यहीं बन सकती है। उसके लिए उतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। तो उसने ये व्यवस्था बनाई कि जो पुर्तगालीज पुरुष हैं वो यहाँ के मूल निवासियों से विवाह करें। इसके पीछे तर्क क्या था कि जब आपका परिवार हो जाएगा तो आप वापस जाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी सैन्य मदद चाहिए तो आपको 1-1.5 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा अपने राष्ट्र से सैन्य मदद लाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि पुर्तगालीज अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर आए।
बहुत सीमित सेना है। और आप स्थिति को समझिए, इतिहास में आप पूरा का पूरा भारत के इतिहास को अगर पढ़ती हैं तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, कि जो यूरोपियन है बहुत सीमित मात्रा में थे, बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे बड़े से बड़े शक्तिशाली शासकों को हरा दिया। इस कारण को समझिए, ये कारण हम ही थे, यानी इंडियन, जिन्होंने चाहा ही नहीं कि ये रहे गद्दी पर। ठीक है ना? आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो जितना खूबसूरत लगता है, और आप इसके अंदर जब जाते हैं तो बड़ी कमियां हैं। हम ही नहीं चाहे कि जो हम मेरा बैठा है उस गद्दी पर वो रहे, तो हमने क्या किया? हमने इन लोगों से सहायता मांगी क्योंकि इनके पास धन है। और अगर आपको सेना बनानी है तो आपके पास धन, आप कोई भी एम्पायर उठा देखिए, मुगल्स, एक उदाहरण के लिए आप मुगल्स को देखिए, अगर मुगल शक्तिशाली हैं तो उसके पीछे उनकी संपत्तियां भी हैं, यानी जो उन्होंने धन अर्जित किया, और उसी धन के बल पे उन्होंने इतनी शक्तिशाली सेना बनाई। ठीक वही चीज यहाँ पे हो रहा है। इतने ये व्यवस्था तो बना दी कि सती प्रथा का अंत हुआ, एजुकेशन में विस्तार होगा, पुर्तगालीज पुरुष क्या करेंगे, यहाँ की महिलाओं से विवाह करेंगे। पहली बार भारत में किसी विदेशी कंपनी नहीं तो पुर्तगालीज को, किसी विदेशी कंपनी ने अपने सेना में भारतीयों को भर्ती किया। पहली बार ये भी भारतीयों की भर्ती। अगर आप में से कुछ लोग इतिहास को डिटेल पढ़े भी होंगे तो आप जब ब्रिटिश पहुंचते हैं, ब्रिटिश रूल में वहां बात आई हो। मैंने कहा ना, समुद्र को शांत करना है। समुद्र को शांत करने का तात्पर्य है कि अपनी शक्ति में विस्तार करना, और अपनी शक्ति में विस्तार अगर करना है तो आपको एक विस्तृत सेना रखनी होगी। भारतीयों को ही क्यों रखा गया? आप चाहते तो पुर्तगाल से भी मंगा सकते थे, संभव नहीं था ऐसा। आप चाहते तो पुर्तगाल से भी मंगा सकते थे। अगर 1 से 1.5 वर्ष लगता है तो 1509 में, यानी 1505 से लेकर 1509, और फिर आगे आपका इसका कार्यकाल है 1515, यानी 9 से 15, ठीक है, 5 से 6 वर्षों का कार्यकाल है, और 1 से 1.5 वर्ष में लोग आ सकते हैं उस क्षेत्र में। तो ऐसा क्यों किया इसने कि भारतीयों को ही सेना में सम्मिलित किया? स्थानीय सत्ता को बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सत्ता को आप कितना भारतीयों पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताएं ना, जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हो, आप उन्हीं को सेना में भर्ती करें, आप कितना भरोसा करेंगे? यहाँ तो भरोसे की बात हो रही है ना। जितना आप अपनों पे भरोसा करेंगे, उससे ज्यादा आप वहां के मूल निवासियों पे भरोसा करेंगे। ये संभव ही नहीं है। इसका मूल कारण ये था, धन का व्यय। आप जितनी मात्रा में सैनिकों को बुलाएंगे उतना ही धन व्यय होगा, उतना ही धन व्यय होगा। और ये निश्चित ही नहीं है कि वो कितने दिन रुके। ये भी हो सकता है कि वो कह देना अब हमको फिर वापस जाना है अपने परिवार में। और जब भारतीय सैनिक होंगे तो ये उनका क्षेत्र है, उनको कहना नहीं है। धन का व्यय भी नहीं होगा और आप छोटी रकम देंगे, छोटी रकम, बहुत मामूली सा रकम आप देंगे उन सैनिकों को अपनी सेवा के लिए। और जिन व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं है, उनके पास कोई काम है ही नहीं, उनको एक काम मिल गया और उसके बदले में उन्हें आजीविका के लिए रकम मिलने लगी, तो उनको कोई समस्या नहीं।
और ऐसा भी नहीं है कि उनको युद्ध लड़ना है, अभी ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है कि युद्ध लड़ना है। उनको करना क्या है, जो व्यवस्थाएं बनी है उसकी रक्षा करनी है। तो अल्बुकर्क ने एक पहल ये भी किया कि उसने एक व्यवस्था बनाई कि भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाए। उसका मूल कारण था धन की बचत करना, क्योंकि जो पुर्तगाली सैनिक हैं उनको जो वेतन दिया जाएगा वो बहुत ज्यादा है, और उनको वेतन इसलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो अपना देश छोड़कर एक बहुत दूरी वाले देश में आके वो अपनी सेवा देंगे। वो कोई नजदीक नहीं है, वो अपने देश, अपने परिवार, देश को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान देश में आके अपनी सेवाएं देंगे, इसलिए उनका वेतन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब भारतीयों को सेना में रखा जाएगा तो आप सीमित वेतन दे सकते हैं और उनसे कार्य ले सकते हैं। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि उसने भारतीयों को सेना में रखा। ठीक है, अब आलोचना में आ जाइए अल्बुकर्क की। जब आलोचना की बात करते हैं, पुर्तगाली गोवा पे उनका आधिपत्य हो गया, उन्होंने गोवा को जीत लिया, एक ऐसे शासक से जीता जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीजापुर का शासक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि आपने उसे धक्का दे दिया और कुर्सी छीन ली। लेकिन समस्या क्या है, समस्या उसकी ये थी कि उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। इस तथ्य को समझिए, इतिहास में एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसका नाम लिया जाता है डुप्ले, फ्रांसिस डुप्ले। जब आप फ्रांसीसी हिस्ट्री का पढ़ेंगी तब वहां पे आएंगे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विरोधी को ये व्यवस्था दे दी कि जो मैं सोच रहा हूं तुम कर लो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मैं बात फंस रहा हूं कि ये चीजें क्या हो गई। यानी डुप्ले जो करना चाहता था, इसने प्रयास भी किया, उसको किया भी, लेकिन उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इतिहास में ये पहला तथ्य ऐसा है कि जो मैं अपने लिए करना चाह रहा हूं वो मेरे प्रतिद्वंदी ने कर दिया। लेकिन वही स्थिति यहां भी है। अभी यहां मैदान पूरी तरह साफ है, कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं है कि एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि पुर्तगाली पहले पहुंचे, इस वजह से पुर्तगालियों का यहाँ आधिपत्य हुआ। ठीक, तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारतीयों को सेना में भर्ती किया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। लेकिन पुर्तगालियों, चूंकि अब आप शासक हैं और आपके अधीन जो है वो कभी आप जैसा हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री में एक चीज ये बड़ी कॉमन है कि अगर आप शासक हैं तो आप बेस्ट हैं, और आपके नीचे जो शासित है, मतलब जिस पे आपका शासन है, वो बेकार है, उसके पास कुछ भी नहीं है। पूरे इंडियन हिस्ट्री का यही रूपरेखा है कि जिसका शासन आया उसने अपने आप को बेहतर नहीं समझा, अपने नीचे वाले को उसने कुछ भी नहीं समझा। पुर्तगालियों की स्थिति भी यही हुई। इनमें अब एक अहंकार आ गया इस जीत के बाद। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में ईसाई धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। भारत में ईसाई धर्म जो फैला वो ब्रिटिश काल के अधीन फैला बहुत तेजी से, लेकिन शुरुआत यहाँ से। हमारा शासन है तो हमारा कल्चर होगा, हमारा कल्चर होगा तो हमारा धर्म होगा। ठीक है, और हमारा धर्म अगर होगा
तो उसे तुम्हें मानना। समस्या यहाँ आ गई, समस्या यहाँ आ गई। इस्लाम का प्रादुर्भाव जब हुआ तो यहाँ भी यही स्थिति थी। आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे केवल हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, यही 3 प्रमुख है। लेकिन इस्लाम का जब प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि इस्लामिक कल्चर बिल्कुल अलग है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है, और जाहिर सी बात है वो विजेता है, तो जो जीतता है उसी का सब कुछ। उन्होंने क्या किया, अपने कल्चर को इंप्लीमेंट किया दूसरों पे, दूसरे के कल्चर को समाप्त किया। पुर्तगालीज ने भी वही काम किया। इन्होंने क्या किया, अपने कल्चर, अपने धर्म को क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया गोवा में, और दूसरे के कल्चर को क्या करने लगे, समाप्त करने लगे। ठीक है, आप गोवा में जाएं तो गोवा में पूरा पुर्तगालीज कल्चर मिलेगा, और कुछ स्थानों पे आपको इंडियन कल्चर भी मिलेंगे, यानी दोनों मिक्सअप है। ठीक है, तो अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद क्या किया, अब दूसरों की स्थिति को कमजोर करने लगे, उसका नुकसान भी नहीं हुआ, यानी अब विरोध। आप जब किसी की स्थिति को कमजोर करने लगेंगे तो आपका व्यापक बनेगा। ठीक, इसके बाद बात आती है अल्बे ग्रेशिया, अगला गवर्नर जब 1515 से 1518। ठीक है, 1515 से 1518। अल्बुकर, जिसने स्थिति को मजबूत किया। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई कमजोर व्यक्तित्व आ जाएगा तो धीरे धीरे पतन सुनिश्चित है। लेकिन समस्या ये है, आप जब मुगल पीरियड को देखते हैं, औरंगजेब जिसने पूरे भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, नहीं दक्षिण तक भी, लेकिन उसके बाद भी मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ, 1764 बक्सर युद्ध। मैं वही मानता हूँ, वही मानता हूँ, बक्सर का युद्ध, पूर्णतया पतन नहीं लेकिन पतन। लेकिन जो व्यवस्था औरंगजेब ने जो शक्ति बनाई, उसके वंशज इतने सालों तक उस पर कायम रहे, यानी कहीं ना कहीं कोई चुनौती देने वाला नहीं था। ठीक है, अल्बेक ग्रेशिया 1515 से 1518, यानी 3 वर्षों का कार्यकाल है, और 3 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा बहुत अचीव उसने नहीं किया, सिवाय सिलोन और श्रीलंका। ये 2 विजय इसके खाते में है, यानी केवल 2 विजय, सिलोन और श्रीलंका को इसने विजिट किया। ठीक, अगला नीनो डी पूना। देखिए 18 से और उसके बीच का हिस्सा इतिहास में दर्ज नहीं है, न पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि उस काल का कोई ऐसा नवीन कोई चीज़ नहीं हुआ जो हमको जानने की आवश्यकता हो। लेकिन 1529 का कार्यकाल, नीनो दी कूना। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि अभी तक कोचीन ही प्रमुख है। ये अलग बात है कि गोवा को जीता गया, वहां की परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया, लेकिन मुख्यालय अभी भी कोचीन ही है। नीनो डी कूना जब गवर्नर बन के आया तो इसने पहला काम किया कि कोचीन से पुर्तगालीज मुख्यालय को गोवा शिफ्ट कर दिया, यानी इसने गोवा को प्रमुख केंद्र बना दिया।
ठीक है। आप मैप में गोवा की स्थिति को देखेंगे जब, तो गोवा की स्थिति है और यहीं पे वास्को डी गामा है, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह है गोवा का, ठीक, वास्को डी गामा, ठीक। नीनो डी कुना ने क्या किया कि कोचिन से गुजरात, गोवा पर हस्तांतरण कर दिया। दूसरा काम क्या किया इसने, हुगली, कलकत्ता, अभी तक कलकत्ता का जिक्र नहीं आया, लेकिन कलकत्ता के हुगली शहर में इसने क्या किया, पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है। 1534 ईस्वी में दमन और दीप पे अधिकार है, लेकिन दमन पे अधिकार नहीं था, दमन पर अधिकार। दमन एंड दीप गुजरात का एक हिस्सा है, ठीक है। ये भी बंदरगाही क्षेत्र है, सामुद्रिक क्षेत्र है। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो आप मिस्र की तरफ से यानी अरेबिक सी की तरफ से जो भी व्यापार होगा वो इसी क्षेत्र से होगा। आप इंप्लीमेंट देखिए पुर्तगालियों का कि उन्होंने कैसा इंप्लीमेंट किया है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है और अपनी शक्ति का विस्तार किया है कि जहां से व्यापार होते हैं और जहां से व्यापार को अगर रोक दिया जाए तो कोई व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है। वर्तमान में हो सकता है पॉलिटिक्स में आपके टीचर्स ने टॉपिक्स में पढ़ाया हो, आप अंडमान निकोबार यहाँ देखेंगे भारतीय क्षेत्र में है और इसी से होकर इस पूरे क्षेत्र का व्यापार यानी मलक्का से अंडमान निकोबार से होके इस पूरे यूरोपीय क्षेत्र में जाता है। अगर भारत इस क्षेत्र को ब्लॉक कर दे तो व्यापार नहीं हो सकता। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझा रहा हूं, वही पुर्तगालियों ने भी किया कि अगर आप एक सिस्टम को ब्लॉक कर दें तो केवल आप ही आप होंगे, यानी उस सोने पर आप ही का अधिकार होगा जिसको बेचकर आप यानी 60 गुना, आप देखिए वास्को डी गामा वाला, उसको बोलिएगा नहीं 60 गुना, और केवल 60 गुना तक ही सीमित नहीं था, वो 100 गुने से भी ऊपर गया। लत, एक शब्द आता है बेटा, लत। अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो बिल्कुल नहीं छूटती। पुर्तगालियों ने क्या किया, यूरोपीय देशों को भारतीय मसालों की लत लगा दी, और जब आपको लत लग गई तो आपको वो चीज, यानी आप ऐसे नशे से तुलना कर सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का नशा हो जाए तो वो क्या होता है, वो उसे पाने का प्रयास करता है चाहे जितनी कीमत देनी पड़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोप में एक नवीन क्रांति ला दी मसालों के रूप में, और जिनको इसका लत लग गया वो इस लत को छोड़ ही नहीं सके। स्थितियां क्या हो गई कि जब इस चीज को रोक दिया गया, अगर मान लीजिए व्यापार में इसको रोक दिया गया, थोड़ी देरी लाई गई, तो स्थिति क्या हो गई, जो चीज 100 रुपए में दे रहे थे अब वो 200 की हो गई, यानी मुनाफा डबल। और आप एक ऐसी चीज लेकर गए हैं जिसको किसी ने देखा ही नहीं। हमारे घरों में इसका प्रयोग तो होता ही है ना, इन सब चीजों का, लेकिन आप जो एक वस्तु ले गए हैं वो किसी ने नहीं देखी है, ना चखा है, ठीक है। तो ये हो गया। सर 1534 में दमन दीव दोनों का अधिकार हो गया था। इस 1534 में दमन दीव पे अधिकार था, दमन पहले दमन पर अधिकार नहीं हो पाया था, ठीक है ना, दमन पर अधिकार। मैं आपको अभी कहिए तो मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ। आसानी लिख लिया, आप बोल रहे हैं लिख रहे हैं, वो आना नहीं है।
गार्सिया डी नोरोना, ये लास्ट आपके लिए है, इसलिए क्योंकि 1961 में पुर्तगालीज पतन हुआ भारत से, लेकिन जो आपका यूरोपियन आगमन है भारत में, आपको लास्ट यही पढ़ना, ठीक। पुर्तगाली शासक जॉन तृतीय द्वारा इसको भारत भेजा गया, यानी पुर्तगाली जो क्षेत्र है उसका गवर्नर बनाकर, गवर्नर वायसराय, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य अरब क्षेत्र में जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को कैसे रोका जाए, यानी पुर्तगालीज बस्तियों को उसको कैसे बचाया जाए। यानी जॉन तृतीय ने नोरोना को जो प्रमुख कार्य दिया, वो कार्य ये दिया कि ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार से पुर्तगालीज बस्तियों को कैसे बचाया जाए, ये इसका प्रमुख कार्य था। और उस कार्य में इसे सफलता भी मिली, यानी इसने ये पूरा प्रयास किया कि ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार पुर्तगाली बस्तियों तक या पुर्तगाली सैन्य शक्तियों तक ना पहुंच सके, ठीक है। पुर्तगाली बस्तियों में जो इसका सबसे प्रमुख कार्य था, जिसके लिए इसे याद किया जाता है, वो है हिंदू और बौद्ध मंदिरों को पूर्णतया समाप्त करने का था। यानी इतिहास में इसको जो याद किया जाता है, उसके इस कार्य के लिए याद किया जाता है। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है इसके पास। हिंदू और बौद्ध मंदिरों को समाप्त करना है। इसका ये मानना था कि अगर कल्चर हो तो पुर्तगालीज कल्चर पूरा हो, उसमें ऐसा ना हो कि इनका भी है, इनका भी है और मेरा भी है, नहीं। चूंकि हम शासक हैं इसलिए सब कुछ हमारा हो, किसी दूसरे का कुछ भी ना हो। इसके लिए उसने क्या किया कि जो इंडियन कल्चर है उनको पहले समाप्त कर दिया जाए। प्रतीक का बड़ा महत्व है हमारे लिए, आज भी है। आपका फ्लैग है, आपका झंडा, वो आपका प्रतीक है, उसके लिए कुछ भी एक अलग विचार आता है उसको देखकर, ठीक है ना। बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर ये दोनों के प्रतीक हैं, और इन दोनों के प्रतीकों को रहते हुए आप अपनी चीजों को विस्तारित कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है, अगर इनको कमजोर करना है तो इनको प्रतीकों को समाप्त कर दिया जाए। तो गोवा में बड़े पैमाने पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों को समाप्त कर दिया गया। बौद्धिस्ट कल्चर पूरी तरह समाप्त हो गया, हिंदू कल्चर थोड़े बहुत बच गए। तो पुर्तगालियों का ये पूरा है। लेकिन जब पतन की बात आती है, पुर्तगालीज पतन, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चलिए एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देख लीजिए कि पुर्तगालीज ने हमें दिया क्या, यानी वो अपने साथ लेकर क्या आए। सबसे पहली चीज, सबसे प्रमुख चीज तंबाकू, दूसरी मक्का, सफेद बादाम, भारत में पुर्तगालीज की देन, यानी जो वस्तुएं आपके पास है जो पुर्तगालीज अपने साथ लेकर आए, उनकी चर्चा होती है। ये तीनों चीज वो कहां से लेकर आए? अमेरिका से। कोलंबस, याद रखिएगा, ये तीनों चीज अमेरिका से आई भारत, पुर्तगालियों द्वारा। और क्या वो लेकर आए?
पपीता। आप लोग सोचते होंगे कि ये भारतीय फल है, इसे भी पुर्तगालीज लेकर आए। शकरकंद, ठीक है, अनानास, संतरा, ठीक। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो पुर्तगालीज क्या किए, अपने साथ लेकर आए। और जो महत्वपूर्ण चीज है, जिसे गोवा का हब बोला जाता है, जिसे गोवा का हब बोला जाता है, गोवा में यही चीज सबसे ज्यादा होती है। ये भी पुर्तगालीज अपने साथ लेकर आए। एक और चीज आप लोग बड़े चाव से खाती हैं, लीचियाँ तो लेके आए। लीची। यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जो पुर्तगालीज अपने साथ लेकर आए और उन्होंने उसकी खेती यहाँ कराई। अब तो एक क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक प्रमुख चीज आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, प्रिंटिंग प्रेस। ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालीज अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस भी लाए, जो प्रिंट हुई चीजें आप पढ़ते हो, इसके देन पुर्तगालीज है। चलिए, इतनी बार चर्चा हुई। पतन। आखिर पुर्तगालीज का पतन क्यों हो? आप इतने शक्तिशाली हो, आपके आसपास कोई है भी नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप समाप्त हो गए या सीमित हो गए। मैंने आपसे कहा ना कि 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय किया गया गोवा को जीतने के लिए। 1961 आज़ादी के बाद की बात हो रही है। तब तक पुर्तगालीज हैं गोवा में, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार की जब बात होती है, यहाँ चर्चा हो रही व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी आ गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डच। डच यानी हॉलैंड, ठीक है, देश का नाम डच। फिर ब्रिटिश, फ्रांस। प्रतिद्वंदिता, आपने तो चीज दे दी ना इन लोगों को कि आप भी इसको ग्रहण करें, इसका सेवन करें। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल अपने देश में ही उसको बिक्री कर रहे हो। फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, ये प्रमुख देश है यूरोपीय, जहां आपने इन वस्तुओं को भेजा होगा, यानी भारतीय वस्तुओं को भेजा होगा, और वो भी व्यापारिक देश है। तो उनका भी ये मानना हुआ कि केवल इन्हीं का एक अधिकार क्यों रहे, हम भी चलें। भाई अगर सोने की खान है तो उस खान पर एक ही का अधिकार क्यों, हमारा भी हो। तो इन्होंने भी व्यवस्था बनाई कि इस क्षेत्र पर हम भी व्यापार करेंगे। कंपटीशन बढ़ गया। और मैंने कहा कि अगर आपकी बैकअप, आपकी परिस्थिति अच्छी ना हो और आपका प्रतिद्वंदी आपसे मजबूत हो, तो आपकी पराजय सुनिश्चित है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए सबके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत, सबके साथ जुड़ा है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी चर्चा कल होगी, लेकिन थोड़ा सा डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये जो राष्ट्र हैं, जब इन्होंने प्रतिद्वंदिता की तो पुर्तगालीज थोड़े असहज हो गए, यानी उनकी स्थिति कमजोर होने लगी। ये पहला कारण उनके पतन का। दूसरा, 1641 में, सॉरी 1641 में मलक्का पर डचों का अधिकार। मैंने आपको बताया ये है क्षेत्र मलक्का का, इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक।
यानी उसके बीच में जो मलेशिया इंडोनेशिया के बीच का जो भाग है, समुद्र का रास्ता है, उसे मलक्का बोला जाता है। 1641 में मलक्का पर डचों का अधिकार। अब एक तरफ ब्लॉक हो गया व्यापार, यानी इस क्षेत्र में ब्लॉक हो गया व्यापार। अगला 16 श्रीलंका, श्रीलंका पर डचों का अधिकार, ये भी एक कारण है। ठीक है। कासिम खां द्वारा हुगली पर अधिकार, ये मुगल सूबेदार है। ठीक, 1658 हुगली की बात मैं कर रहा हूँ, आप उसमें जब बना तब की बात कर रहे हो। ये छीनने की बात हो रही, पतन की बात हो रही कि आपका आखिर पतन हुआ क्यों। ठीक है। मराठों का उत्कर्ष, याद रखिए, मराठवाड़ा यानी गोवा के जो क्षेत्र है ऊपर, मराठवाड़ा, मराठों का उत्कर्ष, ये भी एक कारण हुआ पुर्तगालीज के पतन का। धर्म परिवर्तन पर जोर, एक और कारण धर्म परिवर्तन पर जोर, यानी आप वहां के मूल निवासियों के धर्म को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, यानी जो धर्म हमारा है उसे अपनाइए। ठीक है। इससे क्या हुआ, एक द्वेष उत्पन्न हुआ यहाँ के मूल निवासियों में। आप तब तक टिके रह सकते हैं जब आपकी प्रजा आपकी सहयोगी हो। अगर प्रजा आपकी विरोधी हो गई तो आपका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि आक्रमण के समय प्रजा का भी सहयोगी होना आवश्यक है किसी भी राजा के। तो आपने तो उसे अपना विरोधी बना लिया। एक चर्चा, सेंट जेवियर, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर, बहुत स्कूल है इसमें। हाँ, स्कूल है एक। उसी के नाम से स्कूल है बेटा। सेंट मतलब होता है धार्मिक गुरु। आप ईसाइयों में देखिए नाम के आगे अगर सेंट लगा है तो ना धार्मिक गुरु। ठीक है ना। धर्म का प्रधान, जो आपकी बात सीधे उससे कराए। बात समझिएगा। धर्म में यहाँ कहा गया वो सीधे आपकी बात कराएगा, यानी धर्म गुरु, जिससे गॉड से। ठीक ना। ये इसीलिए है सेंट जेवियर, इनके नाम से बहुत स्कूल हैं। ये संत हैं और ये गोवा में धर्म प्रचार के लिए आए। जो धर्म प्रचार की बात हुई ना, लोगों को ईसाई बनाना, यहाँ से शुरू हुआ। और गोवा में व्यापक तरीके से लोगों को क्या किया गया, ईसाई बनाने का कार्य किया। ठीक है। तो ये पतन, ये आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स हो गए पुर्तगालीज का। मैंने सोचा था डचेस भी आपको बताऊं, लेकिन समस्या ये है कि मिक्सअप आपका कल डच एंड फ्रांसीसी चाहे या ब्रिटिश, अभी तीन दिन के टॉपिक में सब खत्म कर। यस सर, कासिम हुगली पर 1531 में आक्रमण, 1531 में किस पे हुगली पर, किस पे बताइए ना। कासिम जो हुगली पर आक्रमण किया है, पुर्तगाली को हटाया है। कासिम की जब बात आप करते हैं हुगली पर अधिकार, ठीक है ना। मैंने आपको कोई डेट तो नहीं बताया ना। पूछ रहा हूँ सर। हाँ, आपका वो सही है, आपने जो कहा 1531। हाँ, वो आपका सही है। ठीक है। लेकिन ये पतन की बात कही गई कि जो स्थितियां आपकी बनी हुई थी उन स्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं रह गया। ठीक। और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये जो मैंने नोट्स लिया था मैं सर को दे दूँ, आप लोग को भेज देंगे, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ग्रुप में भिजवा मैं भिजवा दे रहा हूँ।
ठीक है। यस